नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में जो भी सिलेबस में उपन्यास थे उन सभी उपन्यासों को हमने समाप्त कर लिया है। अब हम जो कहानियाँ लगाई गई हैं सिलेबस में उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो भी कहानियाँ हैं विस्तार से हर वीडियो में हम उनको एक एक कहानियों को समझेंगे, उन्हें पढ़ेंगे और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल और वीडियो अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए, ताकि हो सकता है शायद किसी को ये वीडियो हमारा किसी की मदद कर दे, किसी को पसंद आ जाए। तो आज हम कहानी देखेंगे। पहली कहानी जो हमारी सिलेबस में लगाई गई है, चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि बंग महिला की कहानी है। कहानी को हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि छोटी सी कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी है। उससे पहले हम लेखिका के बारे में जान लेते हैं कि लेखिका के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो बंग महिला हैं, ये जो लेखिका हैं बंग महिला, इनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष बताया जाता है। और इनकी ये जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। घर में इनको रानी या चारूबाला के नाम से संबोधित किया जाता था। ये अपने लेखन की शुरुआत इन्होंने बांग्ला भाषा के माध्यम से किया था, जिसमें इनको प्रवासिनी उपनाम से जाना जाता है। मतलब इन्होंने प्रवासिनी उपनाम से बांग्ला भाषा में अपना लेखन कार्य तो आरंभ किया, और हिंदी में ये बंग महिला के नाम से अपना लेखन कार्य करती हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि बांग्ला भाषा में इनका नाम जो उपनाम है इनका, वो है प्रवासिनी, और हिंदी भाषा के माध्यम से जो लेखन कार्य इन्होंने किया है वह बंग महिला के नाम से किया है। और इनका मूल नाम जो है वो है राजेंद्र बाला घोष। इनके जो शुरुआत की कहानियां हैं, जो प्रारंभिक दौर की कहानियां हैं, उनमें बांग्ला भाषा से अधिकांशतः अनुवादित कहानियां हैं। अगर हम देखें तो इनकी जो एक कहानी है कुंभ में छोटी बहू, इनकी अनुवादित ही कहानी है, जो कि इनकी जो माता थी नीरद वासनी घोष ने लिखा हुआ था। अगर हम देखें तो इनके पिताजी का नाम जो था राम प्रसन्न घोष, और इनकी जो पति थे उनका नाम था पूर्णचंद्र देव। इन्हें ये जो थी बंग महिला, इनका जो नाम है, जयपुर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी समालोचक। सबसे पहले इनका ये जो बंग महिला नाम है हमें वहीं पर देखने को मिला था। कहा जाता है कि जब ये 20 वर्ष की अवस्था में थी तभी इनका गृह नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ था आनंद कादम्बनी में। ऐसा बोला जाता है कि आनंद कादम्बनी में, कादम्बनी जो पत्रिका है उसमें गृह नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ था, जो कि नारी शिक्षा पर, नारी विषयक लेख था। नारी की अस्मिता पर इन्होंने अपना वो लेख लिखा था, जिससे हिंदी साहित्य में खलबली मच के रह गई थी। ऐसा बोला जाता है कि इनकी इस लेख ने खलबली मचा दी थी। ऐसे ही एक और इनका लेख आया था हिंदी के रचनाकार के नाम से। इनका एक अन्य लेख था हिंदी के रचनाकार के नाम से, उसने भी साहित्य के जगत में खलबली मचाई हुई थी। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो मुख्य जो बिंदुएं हैं वो है कि इनका मुख्य नाम जो था, मूल नाम जो है वो राजेंद्र बाला घोष है। इनको घर में रानी या चारूबाला के नाम से जाना जाता है। वहीं बांग्ला भाषा में इनका उपनाम प्रवासिनी, और हिंदी भाषा में इनका उपनाम लेखन कार्य के क्षेत्र में बंग महिला है। तो ये था लेखिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम इनकी जो कहानी है, छोटी सी कहानी है, उसे पढ़ ले रहे हैं। तो आज अब हम कहानी को शुरू करते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। इसमें क्या है कि लेखिका कोई पात्र नहीं है। कहानी के महत्वपूर्ण तथ्यों को तो हम बाद में बताएंगे, अभी बस थोड़ा सा कि इसमें कोई पात्र नहीं है। लेखिका चंद्रदेव से मेरी बातें, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट होता है, स्वयं चंद्रदेव से बातें कर रही हैं।
वो चंद्रदेव से कहती हैं, भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त करके काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृशांग हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने व्यंग, बहुत अच्छा इसमें व्यंग हुआ है। और फिर आप तो एक सुयोग, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी कमीशन में भर्ती करके वे अवश्य भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। कितनी अच्छा व्यंग इन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था पर और अंग्रेज़ों पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर, सामंती व्यवस्था पर इन्होंने किया हुआ है अपने इन कथनों के माध्यम से। आगे देखते हैं, आपके चंद्रलोक में तो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल से प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भलीभांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में 1 दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे अवश्य रहता है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण से आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य उचित है। वहाँ के कलखानों को देखकर आपको यह अवश्य कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन लाइनों के माध्यम से इन्होंने
उस अंग्रेजी व्यवस्था के समय में जो नारियों की स्थिति थी, जो उनकी दास्ता थी, उसे इन्होंने दामिनों के माध्यम से बताया है कि कैसे वो उनकी दास्ता थी, कैसे वो सिर्फ हाथ का खिलौना बन के रहती थी उस समय। आगे हम देखते हैं भगवान निशानाथ। जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यदि नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके उतने वाहन भी हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे गढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही हैं। यहाँ पर स्त्रियों की दशा को दिखाया गया है कि चपला के माध्यम से। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही हैं। उनके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृद्धाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। यहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर विद्यापाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगे कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव कार्तिकेय बाबू सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, संसांक, ससधर, सासालाछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विद्वानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत ना होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण लगता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को
जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिस वार्ता का वर्णन आपसे स्थूल रूप से किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काट के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा सुखी है या दुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आएँ तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से इनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड के धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ ज़रूर आइएगा। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। अब इस कहानी के हम महत्वपूर्ण पात्रों को देखते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही व्यंग्यात्मक, बहुत अच्छा सा व्यंग्य किया गया है इसमें। हम देखें महत्वपूर्ण तथ्यों को, तो 1904 ईस्वी में यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जैसा कि हमने पहले ही बताया। कुछ आलोचक इसे कहानी न मानकर निबंध के रूप में स्वीकारते हैं, हालांकि यह ललित निबंध भी माना जाता है इसे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने उनका एक पुस्तक है निबंध नवनीत में उन्होंने कहा कि यह एक कहानी न होकर बल्कि एक लेख निबंध है। भवदेव पांडे, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की प्रथम राजनैतिक कहानी कहा, क्योंकि इसमें अंग्रेजी शासन, उनकी शासन व्यवस्था, उनकी जातीयता तथा उनके द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले शोषण को केंद्र में रखकर इस कहानी को लिखा गया है। अगर हम इस कहानी में देखें तो हमें अर्थनीति एवं राजनीति दोनों पर गहरा व्यंग करते हुए लॉर्ड कर्जन के जातिगत नीतियों एवं अनैतिक कार्यों का वर्णन किया गया है। कैसे लॉर्ड कर्जन के अनैतिक कार्य थे, कैसे उनके समय में भारत की जनता शोषित थी, उन सभी का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अगर हम देखें तो अगला कथन है, यह पत्रात्मक शैली में लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। अगर हम देखें तो यह एक पत्र की भांति लिखी गई है यह कहानी। तो पत्र की तरह इन्होंने चंद्रदेव से अपनी बातें की हुई है लिखकर। ठीक आगे हम देखें अगर तो यह एकालाप शैली में लिखी पहली कहानी है। पत्रात्मक शैली में और एकालाप शैली में लिखी हुई हिंदी की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें हैं।
अगर हम देखें तो हमें ऐसी एक निबंध है जो स्मरण में आता है, बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे, जिसमें उन्होंने भी लॉर्ड कर्जन के को ही केंद्र में रखकर अपना यह निबंध लिखा है। और सेम ऐसे ही कोई अन्य पात्र नहीं है, स्वयं लेखक हैं और उन्होंने लॉर्ड कर्जन को पत्र के भांति इसका पूरे निबंध को लिखा हुआ है। तो उसी ही प्रकार से यह भी कहानी हमें देखने को मिलती है, इसीलिए इसे कुछ लोग निबंध भी बोल देते हैं। इसमें भी सेम वही शैली अपनाई गई है, पत्रात्मक शैली और एकालाप शैली, और लॉर्ड कर्जन को भी केंद्र में रखा गया है। जैसे बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे में अंग्रेजी व्यवस्था पर, अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर, उनकी नीतियों पर, उनके अनैतिक कार्यों पर व्यंग किया है, लॉर्ड कर्जन के अनैतिक कार्यों पर व्यंग किया है, वैसे ही इस कहानी में लेखिका ने भी वही किया हुआ है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से इसमें अंग्रेजों की कूटनीति, फूट डालो राज्य करो का वर्णन किया गया है। इस कहानी के कथन या जो संवाद हैं वो दो अर्थी हैं, जितने भी इसमें कथन हैं, क्योंकि व्यंग है तो दो अर्थ है हर कथन का। इसमें देश की दशा, गरीबी, भुखमरी, शोषण का वर्णन किया गया है। ये जो कहानी है इसमें गरीबी, भुखमरी और शोषण का वर्णन किया गया है। इसकी में एक अगर हम देखें तो जो इसमें एक पॉइंट हमने बताया था कि इसमें अंग्रेजों की अर्थनीति और राजनीति पर व्यंग किया गया है लॉर्ड कर्जन के माध्यम से। तो उस संदर्भ में हम देखते हैं कि इसमें एक कहानी में एक कथन आता है, चंद्रदेव आप इतने दिन से एक ही पद पर बने हुए हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र का कोई नियम नहीं है? तो ये जो कथन है बहुत ही सटीक शब्दों में इन्होंने व्यंग किया हुआ है लॉर्ड कर्जन पर, क्योंकि वो पद पर बने रहना चाहते थे बंगाल विभाजन के समय जब वो आए थे। और तो उनके अनैतिक कार्यों को देखकर कि वही वो लेखिका हैं जो कहती हैं कि आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र का नियम नहीं है, इतने दिन हो गए आपको इस पद पर बने हुए। तो उन्होंने इस माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया है और उनकी साथ साथ नीति और अर्थनीति, राजनीति पर भी व्यंग किया है। अगर हम देखें तो देश की दशा के जो है गरीबी, भुखमरी, अंग्रेज़ों की क्रूरता, उसके साथ ही साथ जो पढ़ा लिखा प्रशिक्षित वर्ग है, जो मध्यम वर्ग प्रशिक्षित वर्ग है, उस पर भी लेखिका ने गहरा व्यंग किया हुआ है। उनका एक कथन हमें देखने को मिला होगा कि उन्होंने कहा है, हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण तो तन से भारतीय और मन से अंग्रेज हैं। ये श्वेतांग महाप्रभु कौन है? ये जो पढ़ा लिखा प्रशिक्षित वर्ग है हमारे भारत देश का, वो है जो बीच में ही बना हुआ है, जो उदासीनता का भाव लिए हुए है, वो उसके लिए श्वेतांग महाप्रभु गण तो तन से भारतीय और मन से अंग्रेज हैं, उनके लिए यह व्यंग शब्द प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की उदासीनता पर व्यंग है। राष्ट्रीय चेतना को उजागर करते हुए क्रांतिकारी दर्शन को भी इस उपन्यास में परिलक्षित किया गया है। अगर हम देखें तो इस उपन्यास में कलकत्ता शहर के वर्णन के साथ वहां पड़ने वाले अकाल, उससे उत्पन्न आर्थिक सामाजिक विषमता तथा वहां की शिक्षा व्यवस्था, कलकत्ता विश्वविद्यालय का भी वर्णन है और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था और उसमें भ्रष्ट और कैसा उसका पतन हो रहा था, उन सब पर गहरा व्यंग हमें देखने को मिलता है। शिक्षा व्यवस्था तो उन्होंने मतलब इस प्रकार से की है कि उच्च पदों पर तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले पहुँचते ही नहीं हैं, सिर्फ चापलूस लोग ही पहुँचते हैं। और उन्होंने एक अपने कथन के माध्यम से वर्णन किया हुआ है कि महारानी विक्टोरिया के चेहरे से धूल हटाने वाले पदोन्नति पा रहा है। ये एक लाइन हमें देखने को मिलती है, जिस कारण से जो शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टता फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, वो देखने को मिलता है। कैसे चाटुकार लोग चाटुकारिता करके अच्छे पदों पर
पदोन्नति हो जाती है, उनकी अच्छे पदों पर आसीन हो जाते हैं, और जबकि जो शिक्षित वर्ग जो सच में उस पद के हकदार हैं वो सभी उस पद को आसीन नहीं कर पाते, क्योंकि वो चाटुकारिता का उनमें अभाव है। तो वो सब व्यंग इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। साथ ही हमने बताया था कि इस उपन्यास में व्योमवासिनी बिजली के माध्यम से इस पंक्ति में हम देखते हैं ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, व्योमवासिनी बिजली के माध्यम से उस समय की नारी स्थिति एवं उनकी दास्ता को भी रेखांकित किया गया है। यह हमने कहानी में पढ़ा था इस पंक्ति को। तो इस प्रकार से स्त्रियों की कैसी स्थिति थी ये हमें देखने को मिलता है। ईडन गार्डन के द्वारा एक क्रीड़ा स्थल है, उसके द्वारा बंगाल की जनता की खेल के प्रति लगाव एवं उनके योगदान को भी इस कहानी में दिखाया गया है। साथ ही हमें भाषा की समाहार शक्ति देखने को मिलती है। यह जो उपन्यास है एक उपालंब प्रधान रचना मानी जाती है, जिसके माध्यम से हमें अंग्रेजी शासन, उनकी शासन पद्धति, उनकी जातीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। कैसे अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनमानस में शोषण किया जा रहा था, उसका वर्णन श्वेतांग महाप्रभु के माध्यम से, उस व्यंग शब्द के माध्यम से इन्होंने किया हुआ है। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो कहानी है इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानी जाती है, और भवदेव पांडे ने इसे माना था। और ये जो बंग महिला हैं, ये जो लेखिका हैं, इन्हें छापा मार लेखिका घोषित किया गया। तो ये जो कहानी है, ये इसकी जो विषय वस्तु है बहुत ही गजब की विषय वस्तु है, जिसमें हम देखते हैं कि इसके हर शब्द में एक गहरी व्याख्या हुई है। हम हर शब्द की एक अच्छी सी गहरी सी व्याख्या कर सकते हैं, जिसके माध्यम से भारतीय जनमानस के सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक विपन्नता को देखा जा सकता है, और जिसका मुख्य कारण अंग्रेजों की शोषणवादी नीति रही है, और इस नीति पर इन्होंने व्यंग किया हुआ है। हमें उन अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, उनकी कार्यशैली, सब पर इस कहानी के माध्यम से व्यंग देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो इस कहानी में संपूर्ण सृष्टि और ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में भी विचार प्रस्तुत किया गया है। चंद्रदेव के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता पर करारा व्यंग देखने को मिलता है। साथ ही ईश्वर की सत्ता पर तर्कसंगत ढंग से विचार करने की बात भी इस उपन्यास में कही गई है। इसके साथ ही हम अगर देखें तो यह जो उपन्यास है, इसमें और भी कुछ बातें हैं जो हमें दिखाई देती हैं इस उपन्यास में। इसमें ईश्वर के माध्यम से जो सत्ता है, अंग्रेजी सत्ता है, उस पर गहरा व्यंग किया गया है, जैसा कि हमने बता ही दिया है। कमिश्नरी और मिशनरी दोनों के ही आड़ में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए जाने वाले अनैतिक कार्यों का वर्णन है, क्योंकि भारतीय समुदाय के पतन का है। कलकत्ता शहर का वर्णन इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। कलकत्ता शहर के ऐश्वर्य, वहाँ की आर्थिक संपत्ति को देखने को मिलती है, को बताया गया है। उसके उद्योग धंधों के बारे में चर्चा की गई है। उसके साथ ही साथ ब्रिटिश शासनकाल में वहाँ की जो कलकत्ता में भुखमरी पैदा हुई थी, भुखमरी जो आर्थिक विपन्नता के हालात बने थे, उनसे जूझ रही जनता का भी वर्णन इस कहानी में किया गया है। इस तरह हम अगर देखें तो यह जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, लेखिका की अत्यंत ही महत्वपूर्ण कहानी है, और इसकी कुछ बहुत ही अच्छी व्यंग्यात्मक और पहली राजनैतिक कहानी है, पहली पत्रात्मक शैली में लिखी हुई कहानी है, और पहली एकालाप शैली में लिखी हुई कहानी है। इसमें कोई पात्र नहीं है, स्वयं लेखिका हैं और चंद्रदेव से बातें कर रही हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस उपन्यास में कैसे अंग्रेजी सत्ता पर व्यंग किया गया है। तो इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। इनकी एक अन्य कहानी भी हमारे सिलेबस में लगाई गई है, दुलाई बाई।
क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हमने उस कहानी का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया। हम उस कहानी को लेकर धुलाई वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर करें, कमेंट करें, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगली कहानी के साथ, इन्हीं वंग महिला की ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।